SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या जिसको हम इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ भी कह सकते हैं, यानी इंसान के अपने इम्यून सिस्टम के गलत हरकत की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इम्यून मीडिएटेड भी कह सकते हैं या हम ऑटो इम्यून भी कह सकते हैं। अब इनमें होता क्या, होता ये है कि लेट सपोज एक बंदा है, ये बंदे का ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल के अंदर लेट सपोज ये ब्लड सेल हैं, और इस ब्लड सेल के अंदर लेट सपोज ये क्या है, ये DNA है। तो नॉर्मली जब सेल की एपोप्टोसिस होती हैं तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होती हैं, और अंदर जो मवाद हैं सेल के अंदर, ये सेल जब मरता है तो ये मवाद बड़े सुलझे हुए सही तरीके से पैक होके कंट्रोल कर दिया जाता है। ये सेल जब मरता है तो इसका अंदर का मवाद बाहर रिलीज़ नहीं होता जिस तरह गंद का डब्बा, बल्कि ये प्रॉपर सही तरीके से अंदर जो मवाद हैं वो पहले पैक होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं, फिर जो है ये होता है। लेकिन कुछ लोगों में ये तरतीब अगर ख़राब हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये इस तरह हो कि ये लेट सपोज ये सेल मरा और इसकी एपोप्टोसिस सही तरीके से हुई नहीं, जिससे ये जेनेटिक मटेरियल जो था, न्यूक्लियर मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर था, ये बाहर निकले। अब ये DNA बाहर है ना, या DNA के टुकड़े बाहर है, तो इंसान का इम्यून सिस्टम ये समझता है कि शायद ये बाहर की कोई चीज़ है, यानी ये इसको एज एन एंटीजन समझ लेता है। एंटीजन उस चीज़ को कहते हैं जिसको इम्यून सिस्टम अपना नहीं समझता। तो ये तो थे तो अपनी चीज़ें, लेकिन इनकी सही तरीके से एपोप्टोसिस हुई नहीं इस सेल की, तो ये अंदर वाला मवाद जो कि इम्यून सिस्टम ने पहले कभी देखा नहीं है, ये बाहर निकला, बाहर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। इम्यून सिस्टम ये समझता है कि ये तो शायद कोई बाहर की चीज़ है, यानी कोई एंटीजेनिक मटीरियल है, इसको एंटीजन समझ लेता है, और इसको एंटीजन समझने के बाद इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस कर देता है, एंटीबॉडीज़। ये इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ली। अब ये देखो, ये कौन सा मटेरियल था, न्यूक्लियस से निकलने वाला ना, तो इसलिए इन एंटीबॉडीज़ को हम anti-ANA कहते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। इसमें जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें एक चीज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम ने बनाई, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ बनाई। इसके अलावा एक और होती हैं जिसको हम एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ कहते हैं। क्योंकि इस DNA के इर्द गिर्द हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं, तो वो हिस्टोन के प्रोटीन भी बाहर निकलते हैं, तो उसके खिलाफ भी हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है, और इसका क्या नाम होता है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो वो हैं उसमें मुख्तलिफ क्या बन जाती हैं। एक मिनट में सेटिंग थोड़ी चेंज कर लूँ, ये पेन उसके ऊपर आ रहा है। तो उसके खिलाफ क्या हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। यही वजह है कि जब हम SLE की डायग्नोसिस करते हैं तो हम बंदे के ब्लड में देखते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, क्योंकि ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो इम्यून सिस्टम ने पैदा की हैं और इनके ऊपर वो अटैक कर रही है। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि लेट सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है ना, और इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी आया। एंटीबॉडी कौन सा था, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, ये वाला, तो ये वाला, तो ये लेट सपोज एंटीबॉडी है। अब ये तो आपके पास हो गई एंटीबॉडी, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है इसको ये क्या समझ रहा है इम्यून सिस्टम, एंटीजन समझ रहा है, एंटीजन। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब एक दूसरे के साथ मिल गए तो इससे क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, आल्सो नोन एज इम्यून कम्प्लेक्स। अब ये इम्यून कम्प्लेक्स जो हैं ये ब्लड के अंदर घूम रहा होता है, जाके जो ग्लोमेरुलस हैं किडनी के अंदर,
वहाँ पे लेट सपोज ये एफेरेंट आर्टरी हैं, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ये इफेरेंट आर्टरीज हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, ये एफेरेंट आर्टरी है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की दीवारों के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है। कौन? इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स बना है ऊपर, एंटीजन एंटीबॉडी, ये जो कम्प्लेक्स बना है ये, सही तो इसलिए इन लोगों में किडनी के मसले होते हैं, सही, क्योंकि एक किडनी के अंदर करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं, हर नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, तो हर नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की दीवारों में जब इन्फ्लेमेशन शुरू हुई तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगे, यस, इसलिए इन लोगों में किडनी के मसले। किडनी के इसको कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस, लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस की बीमारी की वजह से जब किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं, इसको कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। इसी तरह ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस होती हैं, ये जाती हैं स्किन का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यस, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमा हो जाती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाती हैं। तो इसलिए इन लोगों में स्किन के मसले होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस लूपस एरिथमेटोसिस। क्यूटेनियस, सही, तो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन भी इन लोगों की होती हैं। तीसरा, ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं ये जाकर डिपॉजिट होता है जॉइंट के अंदर, जो साइनावियल मेम्ब्रेन होता है। यस, अगर आप जोड़ को देखो ना, Yes. तो जो साइनावियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर एक साइनावियल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें भी ये इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब ये डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे होता क्या है? इन्फ्लेमेशन, अच्छा जी, तो इसी तरह स्किन के अंदर भी वो जमा हो जाती हैं, स्किन के बेसमेंट मेम्ब्रेन में इम्यून कम्प्लेक्सेस, जॉइंट में मतलब हो गई। तो इसलिए इन लोगों की क्या होती हैं? नंबर 1 क्या हुआ? लूपस नेफ्राइटिस हुआ ना, जब वो किडनीज के नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसमें जमा हो गई तो लूपस नेफ्राइटिस। स्किन में जमा हो गई तो क्यूटेनियस लूपस होगा, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन होगी। जॉइंट्स में जमा हो जाएगी, जॉइंट्स के जो साइनावियल मेम्ब्रेन है, तो इसलिए इन लोगों को जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। इम्यून कम्प्लेक्स जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, तो इसलिए इन लोगों को आर्थराइटिस होगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकती हैं? जो सिरोजल लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारी एब्डोमिनल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियम की एक लेयर है, पेरिटोनियम एक सिरोजल लेयर है, सही, उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको कहते हैं सिरोसाइटिस। लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरा की एक लेयर है, तो इसलिए वो जब इन्फ्लेम्ड होगी तो इन लोगों को होगा प्लूराइटिस। प्लूराइटिस, एब्डोमिनल कैविटी वाला होगा तो पेरिटोनाइटिस। सीरोटिनाइटिस, सही, हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम की एक पेरिकार्डियम, वो होती है, तो इसलिए इन लोगों को होगा पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि आपके पास सिरोजा एक फ्लूइड है। सही, सिरोजल सिक्रीशन जो है वो सिरोजा की लेयर से होती है। तो सिरोजा एक एपिथेलियम की एक लेयर है जो कि हमारे ऑर्गन्स को इनक्लोज करती हैं, सही, तो उनमें भी ये जमा हो जाता है, तो इसलिए इन्फ्लेमेशन होगी। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स पे भी अटैक करती हैं ना, सही, तो जब रेड ब्लड सेल पे अटैक होगी तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल टूटेंगे ना, यस, इन्हीं में, तो इनीमिया होगा। जब प्लेटलेट्स पे अटैक होंगे तो प्लेटलेट्स टूटेंगे ना, यस, तो कौन क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सही, और जब ये होंगे, ये ब्लड वेसल के अंदर हो रहे हैं ना अटैक, तो ब्लड वेसल की दीवारों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होगी। यस, तो ब्लड वेसल की दीवारों में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको क्या Vasculitis. कहते हैं? वास्कुलाइटिस। सही, तो ये सारे मसले होंगे क्योंकि इम्यून कम्प्लेक्स जगह जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सही, क्या क्यों टाइप 3 है? देखो टाइप 2 किसे कहते हैं? टाइप 2 ये हैं कि मिसाल के तौर पर ये लंग्स का एल्विलाई है, ठीक है, ये लंग्स की एल्विलाई की मेम्ब्रेन है। सही, अगर एंटीबॉडीज़ सिर्फ इस मेम्ब्रेन के खिलाफ, लेट सपोज ये एंटीबॉडी बनी, वो आई और इसने इस मेम्ब्रेन को अटैक किया, तो इसमें क्या इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना? नहीं, बन तो गया, जी जी,
क्योंकि ये एंटीबॉडी थी और ये जो मेम्ब्रेन है इसको ये एंटीजन समझ रहा था, सही लेकिन क्या ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फ्रीली घूम रहा है ब्लड में? नहीं नहीं घूम रहा ना। नहीं yes इसको कहते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, व्हेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी जस्ट बाइंड्स टू ईच अदर इज टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी किसे कहते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ मिलने के बाद अब ये इधर उधर घूम रहे हैं, सही जैसे एसएलई में सही एसएलई में था ना ये यस कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये बना, अब ये ब्लड में घूम रहा है, किडनी के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमा हो रहा है, स्किन के बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमा हो रहा है, साइनावियम की मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो रहा है। इस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी को टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। सही टाइप 2 और टाइप 3 में फर्क समझ आया ना? Yes. तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 3। ऑटो इम्यून डिजीज हैं तो इसलिए किन लोगों में ज़्यादा होती हैं? फीमेल में 9:1, यानी अगर आपके पास टोटल किसी मुआशरे के अंदर 10 मरीज होंगे ना तो 9 मरीज फीमेल होंगी, सिर्फ एक मेल होगी, यानी फीमेल में ये इतनी कॉमन है। अब ज़रा इसको रीड कर लेते हैं जो हमने बातें की। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्सेस होते हैं, अभी हमने पढ़ा, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं जगह जगह पे। जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती हैं, और इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होती हैं वो जगह डैमेज होती हैं। इटियोलॉजी यानी काजिस क्या है? ऑटो इम्यून है। कुछ HLAs के साथ इसकी एसोसिएशन है, DR2 और DR3 के साथ। मैं इसको इस तरह याद कर रहा था 2-3 SLE 2-3 SLE 2-3 SLE, तो HLA-DR 2-3 SLE। अभी मैंने बताया कि एबनॉर्मल एपोप्टोसिस के साथ इनका एसोसिएशन है। नॉर्मली तो जब हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स मारती हैं, हमारे सेल पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको बड़े बावकार तरीके से मार के उनके गंद को सही तरीके से पैक करके मैक्रोफेज आके उसको खा लेते हैं। गंद इधर उधर फैलता नहीं है, लेकिन इन लोगों में ये एपोप्टोसिस सही तरीके से हो नहीं सकती। गंद बाहर निकलता है, फिर हमारी बॉडी इसको इस गंद को एज एन एंटीजन समझती हैं और इसके खिलाफ क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी में। तो ये मसले हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? एक तो अगर किसी बंदे में HLA DR2 और DR3 हो, फीमेल होना एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि फीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा यंग बंदी, यंग फीमेल, क्योंकि यंग फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है ना फीमेल का, तो यंग बंदे में सेक्स हार्मोन ज़्यादा होते हैं। तो 20 से 40 साल की उम्र की जो फीमेल होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? सनलाइट, जब स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो SLE के मरीज़ की जो स्किन की मैनिफेस्टेशन होती हैं ये एग्जर्बेट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी एग्जर्बेट, स्ट्रेस की वजह से SLE नहीं होती लेकिन SLE एग्जर्बेट होती है अटैक की शक्ल। पैथोजेनेसिस क्या है मैंने बता दिया, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कोर्स क्या है? ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग होती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, दवाइयों से बस कंट्रोल रहती है, कभी कभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, फिर आती हूँ अस्पताल में एडमिट होती हूँ, फिर मेरा 2-3 दिन इलाज चलता है, फिर ठीक हो जाती हूँ। तो एक बेसलाइन डिजीज़ तो चल रही है लेकिन उसमें अटैक्स यानी एग्जर्बेशन होते रहते हैं, इसको कहते हैं हम रिलैप्सिंग रिमिटिंग। पोइस पे अब फीमेल होगी, यंग होगी, एफ्रो कैरिबियन रीजन के जो इलाके होते हैं उसमें ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक क्राइटेरिया है, ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है और न इसमें पेपर में आते हैं क्योंकि SLE में के बारे में कुछ 5-6 क्राइटेरियाज हैं और क्राइटेरियाज अभी तक हमें भी याद नहीं और ये पेपर में नहीं आते कि ये क्राइटेरिया सुनाओ। ठीक है, लेकिन उन क्राइटेरिया में आपके पास 11 क्लिनिकल फीचर्स हैं और 6 लिबॉर्टरी यानी इन्वेस्टिगेशन है, तो टोटल 17 हो गए ना। 17 में से अगर 4 किसी बंदे में हो तो हम कहेंगे इस बंदे में SLE। ठीक है, इसमें से कम से कम एक क्लिनिकल वाली उस साइड से हो और एक लिबॉर्टरी वाली साइड से हो, टोटल 4 हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों के चारों सिर्फ क्लिनिकल हो, कम से कम एक इधर से और एक इधर से हो।
ये याद करने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि कितना कितना, ये नहीं आते पेपर में, आपको बाकी चीज़ें आनी चाहिए। अब सही। क्लिनिकल क्या है? पहले नंबर पे एक्यूज क्यूटेनियस लोपस, मैंने बताया ना, स्किन की स्किन मैनिफेस्टेशन। स्किन तो स्किन की मैनिफेस्टेशन यूजुअली मेलर रैश की शक्ल में होती है, जिसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ये देख लो, ये इसी तरह इधर भी, सही तो जिस तरह बटरफ्लाई के पर होते हैं ना, सही उस तरह ये रैश होती हैं, जिसको कहते हैं मेलर रैश। सही एंड इट स्पेयर्स द नेजोलेबियल फोल्ड। क्या यहाँ पे आपको ये रैश नज़र आ रही है? नहीं नज़र नहीं आ रही ना? तो इसको मैंने इस तरह याद, क्योंकि ये पेपर में आता है, मैंने इस तरह याद किया था कि SLE रैश यानी मेलर रैश स्पेयर्स नेजोलेबियल फोल्ड। इसको नेजोलेबियल फोल्ड कहते हैं कि नेजोलेबियल फोल्ड में ये नहीं होता। सही SLE स्पेयर, स्पेयर मीन माफ़ करना, माफ करना तो मतलब इस जगह को ये माफ़ कर दे, यहाँ पे ये रैश नहीं होगा, बटरफ्लाई रैश, सही एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेबोरिक डर्माटाइटिस देखो या डर्माटोमायोसाइटिस देखो, वो और बीमारियाँ, उसमें भी इसी तरह का रैश आता है, लेकिन उसमें नेजोलेबियल फोल्ड में भी वो रैश होता है, यस SLE में नहीं होता। तो स्किन में आपके पास क्या हो गया? मेलर रैश, जिसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ये इरिथीमा, इरिथीमा किसे कहते हैं? रेडनेस को। रेडनेस को तो ये रेडनेस है ना, बिल्कुल ये रेडनेस है। तो रेडनेस होगी ओवर द नोज का जो ब्रिज है, और चीक्स इन जगहों को कहते हैं, ठीक है। यस और नेजल ब्रिज ये बिल्कुल नेजल ब्रिज है। एंड इट स्पेयर्स द नेजोलेबियल फोल्ड। सही है। ये एक्यूट क्यूटेनियस हो गया। सही एक्यूट मैनिफेस्ट। एक क्रॉनिक क्यूटेनियस होता है, उसमें डिस्कॉइड रैश होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का रैश है। सही उसमें क्रस्टिंग होती है, स्किन के ऊपर आपको सख्त कुरदरे किस्म के क्रस्ट नज़र आएंगे, स्केल्स नज़र आएंगे, फिशर नज़र आएंगे, टेलेंजेक्टीजिया नज़र आएंगे, सही ठीक है। ये डिस्कॉइड रैश है, और ये क्रॉनिक लूपस में जो है वो होती है। मुंह के अंदर और नाक के अंदर अल्सर होते हैं, सही ठीक है, सही ओरल अल्सर। नॉन स्कारिंग एलोपीशिया होता है। एलोपीशिया किसे कहते हैं? बालों का गिरना। तो एलोपीशिया दो किस्म का है। स्कारिंग एलोपीशिया, जहाँ पे बाल गिरते हैं और जिस जगह पे बाल गिरे हुए होते हैं ना, वहाँ पे स्कार बन जाता है, सही वहाँ पे स्किन सख्त हो जाती है, स्कार बन। और एक वो कि सिर्फ बाल गिर जाते हैं लेकिन स्कार नहीं बनता। तो SLE में जो एलोपेशिया होता है वो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया होता है, सही वहाँ पे स्कार नहीं बनता। और आर्थराइटिस 90% से ज़्यादा लोगों में होती है, सही ठीक है। जॉइंट्स के अंदर पेन होती है। सही और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक पॉलीआर्थराइटिस है। क्रॉनिक है ना, क्योंकि एक दिन के लिए तो नहीं होती, सही दवाइयों से कंट्रोल होती हैं। अगर दवाइयाँ ना खाओ तो ये तो इनको हर टाइम दर्द होता है। तो एक क्रॉनिक है और इन्फ्लेमेटरी है। क्यों? मैंने अभी बताया है कि इम्यून कम्प्लेक्स से जाके जहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। तो अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन। सिस्टेमिक पॉलीआर्थराइटिस है, मतलब किसी एक जॉइंट का नहीं है, पूरे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे और एक से ज़्यादा, यानी पॉलीआर्थराइटिस में एक से ज़्यादा। ऑल तनारा और रोका, शाबाश मोहम्मद, तनारा और रोका। ठीक है। तो ये आपके पास आर्थराइटिस होता है, ख़ास कर जो आपके हाथ और पाँव के जो छोटे जॉइंट्स हैं, ये स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है ना। सही ये नॉन एरोसिव आर्थराइटिस होता है, यानी आपके जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होते, उनमें एरोजन नहीं होती, दरारें नहीं पड़ती, इसलिए डिफॉर्मिटीज डेवलप नहीं होती। जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एरोसिव आर्थराइटिस, उसमें डिफॉर्मिटीज, हाथ ऐसे हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज डेवलप। यहाँ पे चूँकि नॉन एरोसिव आर्थराइटिस है, यानी जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर एरोजन नहीं होती, इसलिए डिफॉर्मिटीज डेवलप नहीं होती। तो ये नॉन एरोसिव। ये क्लिनिकल फीचर तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट हैं, तो आपके पास जैसे मैंने ऊपर एंटीबॉडीज पढ़ाई, ANA, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी स्टोन सही है, एंटी स्टोन एंटीबॉडी, वो इन्होंने ले लिखी हुई, एंटी स्टोन एंटीबॉडी। दूसरा गौर से, जब
एंटीजन और एंटीबॉडीज मिलके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इम्यून कॉम्प्लेक्स इधर उधर घूमता है और जाके डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पे ये क्या करवाता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैसे करवाता है? कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके। ब्लड के अंदर कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है, सही। उनको एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो कंप्लीमेंट प्रोटीन क्या हो जाते हैं? एक्टिव ज़्यादा हो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो कंज्यूम होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो जब इस्तेमाल होंगे तो इनके कंप्लीमेंट प्रोटीन जो C3 C5 हैं ये इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जब इस्तेमाल होंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, तो C3 C5 काम होगा। सही। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल। कि अपने इम्यून सिस्टम ने आरबीसीज को भी अटैक किया, जिसकी वजह से इनीमिया हो गया। एनीमिया, बिल्कुल। ये कौन सा इनीमिया होगा? ऑटो इम्यून हेमोलिटिक इनीमिया होगा ना। यस। तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक इनीमिया में तो कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है। इंसान के अपने सिस्टम ने आरबीसीज के ऊपर अटैक किया और उनको तोड़ दिया, हिमोलाइसिस की। तो ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक इनीमिया हुआ, और जब ऑटो इम्यून हेमोलिटिक इनीमिया होता है तो कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये याद रखो कि ये जो C3 C5 जो कम होते हैं ना, सही, ये यूजुअली फ्लेयर में होते हैं। एसिली का बीमार है और अगर उसको फ्लेयर हो जाए, फ्लेयर मीन एक्यूट एक्सर्बेशन हो जाए, एक्यूट अटैक हो जाए, तो C3 C5 इस्तेमाल हो जाते हैं और वो काम हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी है ना, जब एक्यूट अटैक होता है तो एक्यूट अटैक में ये बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ये याद रखो, अगर आपसे पूछे कि फ्लेयर हो गया अटैक, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुराना इसका एसिली चला आ रहा है अनकंट्रोल, या एसिली था लेकिन अब फ्लेयर हो गया है? तो वो हम क्या करेंगे? एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी का टाइटर चेक करेंगे, यानी इनकी अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई होगी, और C3 C5 का लेवल चेक करेंगे तो ये लो होगी। इसका मतलब ये एक्यूट एक्सर्बेशन है, यानी ये फ्लेयर है। समझ आइए? ये हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर वो आपसे पूछे कि मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी हैं, तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, ये दोनों मोस्ट स्पेसिफिक है। इनकी स्पेसिफिसिटी 99% से भी ज़्यादा है। क्या मतलब? स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है? अगर मैं ये कहूँ कि एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी 99% से भी ज़्यादा है एसिली के लिए, इसका मतलब ये है स्पेसिफिसिटी, यानी ये दो एंटीबॉडीज सिर्फ एसिली के लिए स्पेसिफिक है, ये बाकी बीमारियों में नहीं होती। ANA तो बाकी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकता है। मिसाल के तौर पर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, मिसाल के तौर पर शोगरन, मिसाल के तौर पर कभी कभी आम इंसान में भी ANA पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर SLE, इसलिए हम कहेंगे इनकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और ANA उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है। नहीं मतलब ज़्यादा है या कम है? कम है। क्यों? बाकी में भी हो सकती है, बाकी बीमारियों में भी पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए देख रहे हो, ANA की और लीस्ट स्पेसिफिक है, मतलब कम स्पेसिफिक है, क्योंकि वो बाकी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकती है, ये बाकी बीमारियों में पॉजिटिव नहीं आ सकती। इसलिए एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA और एंटी स्मिथ ये मोस्ट स्पेसिफिक हैं। क्या मतलब? मतलब ये अगर किसी बंदे के एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी ये नेगेटिव आ जाएं, इसका मतलब ये तो नहीं है एसिली, मतलब एसिली नहीं है। यानी ये अगर नेगेटिव आ जाएं ये दो एंटीबॉडीज, इसका मतलब ये ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव मतलब असल में बीमारी नहीं है। अगर ये नेगेटिव है मतलब बीमारी नहीं है। ठीक है। सही। तो ये होगा। हाँ, ये आपके पास हो गया। इसके बाद हम नीचे आते हैं कॉम्प्लिकेशन में। तो एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, वाली दाढ़ी। अच्छा, तो एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, यानी लेट सपोज ये फीमर बोन है था, ये फीमर बोन है, ठीक है, और ये फीमर का हेड है। तो इस हेड के पास ब्लड वेसल आई हुई होती है ना, जो इसको ब्लड वेसल्स को, जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो एसिली में क्या होता है? वस्कुलाइटस भी होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। तो जब वस्कुलाइटस होगा तो इसकी वजह से ये ब्लड वेसल क्या हो सकती हैं? बंद हो सकती हैं।
वेसल की दीवार में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी डेब्रेस होगा, एडिमा होगा, तो ये ब्लड वेसल बंद हो सकती है, जिसकी वजह से फीमर के हेड को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फीमर के हेड के अंदर क्या हो सकती है, नेक्रोसिस। ये क्यों हो गई, क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई टू द वेसल खराब हो गई, इसलिए इसको कहते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। सही। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा लूपस सीरिब्राइटस, सीरिब्राइटस नाम से जाहिर है हमारे दिमाग का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, जिसको सीरिब्रम कहते हैं, बिल्कुल उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लूपस सीरिब्राइटस। ये कब आप कहोगे कि लूपस सीरिब्राइटस? एसएलई का एक मरीज है, वो आया और उसको अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी बेहोश है या फिट्स है, बिल्कुल। और बाकी हमने सारी चीज़ें रूल आउट कर दी, ना उसको स्ट्रोक हुआ है, ना उसको कोई मेनिंजाइटिस हुआ है, ना एन्सेफेलाइटिस हुआ है, ना कोई एपिलेप्सी की बीमारी है, तो क्यों इसको फिट्स पड़ रहे हैं? ऐसे नहीं। आपने फिर कहना है कि ये लूपस सेरेब्राइटिस। ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब पहले फिट्स की बाकी काजेज आप रूल आउट कर दोगे, सही। मेनिंजाइटिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा सारी चीज़ें आपने रूल आउट कर दी, सही। एसएलई का मरीज है, तो आप कहोगे कि अच्छा अभी लूपस सेरेब्राइटिस। सही। इसी तरह लूपस नेफ्राइटिस तो मैंने आपको बताया, सही। ये इन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरह लिखा हुआ है। जो लूपस नेफ्राइटिस है, आपके पास जो सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है वो ये वाला होता है, DPGN, डिफ्यूज प्रोलाइफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिफ्यूज प्रोलाइफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एसएलई में ये वाला पैटर्न, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ये वाला पैटर्न मोस्ट कॉमन भी है और मोस्ट डेंजरस भी है, डिफ्यूज प्रोलाइफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये तो मैंने बता दिया कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन में भी जमा हो गए, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट में भी जमा हो गए, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन था उसमें भी जमा हो गए। तो ये सीरोसाइटिस मैंने बता दिया, जो सीरोजल सर्फेसेस हैं, जैसे पेरिटोनियम, प्लूरल की इर्द जो है पेरिकार्डियम, तो वो होगी, इसलिए पेरिकार्डाइटिस होगी। सही। आवाज और रोका, पेरिकार्डाइटिस होगी, हाँ पेरिकार्डाइटिस होगी विथ इफ्यूजन, ना यानी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना, तो इन्फ्लेमेशन के साथ तो फ्लूइड आता है, तो जब पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिकार्डियल कैविटी में उसके साथ फ्लूइड भी जमा हो जाएगा ना, यानी इफ्यूजन भी होगी। तो पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन, प्लूराइटिस विद, पेरिटोनाइटिस विद एसाइटिस, अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाए तो इसको एसाइटिस कहते हैं। इसी तरह अगर प्लूरल कैविटी में जमा हो जाए तो प्लूरल इफ्यूजन। सही है, तो प्लूरिसी या प्लूराइटिस, प्लूरिसी में आपको क्या कहेगा वो यही कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब सांस लेता हूँ तो दर्द होता है, वो इसलिए क्योंकि लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, तो जब लंग्स इनहेल और एक्सहेल होते हैं तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन तो इन्फ्लेम्ड है, तो वो इस तरह इन्फ्लेम्ड जगह को जब आप इस तरह करते हो तो दर्द होगा, तो इसको प्लूरेसी भी कहते हैं, प्लूराइटिस भी कहते हैं। पेन होगी सांस लेने के साथ। हिमोलिटिक इनीमिया होगा, मैंने आपको समझा दिया। तो हिमोलिटिक इनीमिया की वजह से इनीमिया होगा और जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे आरबीसीज टूटेंगे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा उससे बिलिरुबिन रिलीज होगा, तो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, तो जॉन्डिस हो जाएगी। तो इनीमिया विद जॉन्डिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख से कम होगी। ल्यूकोपिनिया हो सकता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। अगर ये तीनों कम हो तो हम इसको क्या कहते हैं? पेन मीन सारा, पेन मीन सारा, साइटोपिनिया मीन सेल का कम हो जाना, यानी सारे सेल्स का कम हो जाना। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा ESR जो है वो इन लोगों में रेज होता है, CRP नॉर्मल होती है। नहीं, देखो ESR और CRP इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं। जब आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है ये दो रेज होते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ऐसे लिए मैं याद रखो, मैं इसको इस तरह याद करता था, ESR इज रेज्ड इन SLE, CRP नॉर्मल होगा। अगर SLE के पेशेंट में CRP भी रेज्ड है, इसका मतलब इसको इन्फेक्शन भी है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हुआ, क्योंकि नॉर्मली SLE के मरीज में ESR तो रेज होती है, CRP नहीं होता। CRP अगर रेज्ड हो इसका मतलब इस बंदे को इन्फेक्शन है। SLE वाले बंदे में अगर ESR भी रेज्ड है,
इसका मतलब इस बंदे को फ्लेयर हुआ है, एसएलई की बीमारी, और सीआरपी भी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई और बीमारी भी है, कोई और infection इन्फेक्शन भी हुआ है। है। बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मली आम हालत में एसएलई के मरीज में सीआरपी रेज नहीं हो रहा। नहीं होती, नॉर्मल होती है, और ईएसआर रेज्ड होता है, क्योंकि ईएसआर के एस में, ईएसआर में एस है, तो इस एस से याद रखो कि ये एसएलई में SLE रेज्ड होता है। याद करने का ये जुगाड़ मैंने आपको बताया। सही। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर इसको इस तरह याद रखो ना कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी पी से हैं और प्रोजेस्टेरोन पी से पी से हैं, हैं। तो बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल तो जब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होते हैं तो एस्ट्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाती है। तो एसएलई के जो फ्लेयर होते हैं ये भी कम हो जाते हैं, एसएलई की बीमारी जो है ये भी कम कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं इसको इस तरह याद करता था, एसएलई पेशेंट हैव साई ऑफ रिलीफ इन प्रेगनेंसी। साई ऑफ रिलीफ किसे कहते हैं? ऐसे- सुख का सांस लेना। सही। आई टुक ए साई ऑफ रिलीफ, ओह खुदाया शुक्र है, इसको साई ऑफ रिलीफ कहते हैं। तो एसएलई पेशेंट हैव साई ऑफ रिलीफ इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं, सही। एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, तो इसलिए फ्लेयर भी कम हो जाता है। सही हो गया? सही। अच्छा, अब चूंकि ऑटो इम्यून बीमारी है ना, तो ऑटो इम्यून बीमारी में जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम में आपके पास माइल्ड फीवर, थोड़ा सा बुखार रहता है, मेलेज, मेलेज किसे कहते हैं? दिल हाँ। मेलेज कहते हैं फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, यार मेरा जिस्म आज ठीक नहीं है, ना मेलेज दा फीलिंग ऑफ अनवेलनेस। एनोरेक्सिया मतलब चुस्त जोड़ने की थी, खुराक कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता, और वेट लॉस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपसे जाहिर है, पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो आपकी तो भूख कम होगी, आपको तो बुखार होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन के साथ बुखार होता है, आपको तो मेलेज होगी, जब पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन चल रही होगी तो आपको तो खुद अनवेलनेस फील होगी। बहरहाल इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ और सिम्टम्स जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं है ऊपर जो क्राइटेरिया, लेकिन एसएलई के मरीज़ में होते हैं। मैंने बताया कि स्किन में रैश होता है, और ये रैश कौन सा रैश होता है? फोटो सेंसिटिव। वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब कमरे के अंदर बंद रहता हूँ तो गुजारा चलता है, लेकिन सन को एक्सपोज होती हूँ तो स्किन जलती हैं, जलन महसूस होती हैं। इसका मतलब इसको जो रैश है ये फोटो सेंसिटिव रैश है। तो इसलिए हम इन लोगों को फिर क्या देते हैं दवाइयों में? सन ब्लॉक। सन ब्लॉक उसके ऊपर लगाते हैं तो सूरज की शुआएं उस पे उसको वो ब्लॉक करती हैं, तो वो बहरहाल आइस के अंदर एपिस्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेरा की एक लेयर होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। शोगरन सिंड्रोम, शोगरन किसे कहते हैं? जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स है ना, जैसे आंखों के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स जो कि आंसू बनाते हैं, मुंह के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड जो कि सिलाइवा बना। तो अगर ये पूरी जिस्म में इन्फ्लेमेशन चल रही है ना, इम्यून कम्प्लेक्स जमा हो रहे हैं, तो अगर ये इम्यून कम्प्लेक्स आके लैक्रिमल ग्लैंड में जमा हो जाए तो इस बंदे की आंसू बनेंगे? नहीं बनेंगे। मुंह सिलाइवरी ग्लैंड में डिपॉजिट हो जाए तो सिलाइवा बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब सिलाइवा और ये ना बने, इसको कहते हैं शोगरन। एक शोगरन बजाते खुद होती हैं, एक शोगरन किसी और बीमारी की वजह से होती है। जैसे अगर एसएलई की वजह से शोगरन हो तो उसको हम कौन सा शोगरन कहेंगे? सेकेंडरी शोगरन कहेंगे ना। ठीक है, तो वो हो सकती हैं। इन लोगों में क्या होता है? केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिका। केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिका में 3 लफ्ज है ना, तो इसे 3 चीजें याद रखो: ड्राई आईज, ड्राई माउथ एंड ड्राई स्किन। क्योंकि स्किन में कौन से ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड, मेबोनियम ग्लैंड। मेबोनियम ग्लैंड होते हैं, वो हमारे आपकी स्किन जो है ये ऑयली हो, किसी की स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। वो खुश्क क्यों होती है? क्योंकि मेबोनियम ग्लैंड जो हैं, कौन से ग्लैंड? स्किन के अंदर मेबोनियम ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी स्किन को ऑयली रखते हैं, खुश्क नहीं होने देते। किसी को अगर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है ना तो उसके मेबोनियम ग्लैंड से ही कहाँ, तो इन लोगों में मेबोनियम ग्लैंड सही सिक्रीशन नहीं बनाएंगे तो स्किन क्या होगी? खुश्क होगी, मुंह में खुश्की होगी क्योंकि सलाइवा नहीं बनेगा, ऊपर खुश्की होगी, वेजाइनल सिक्रीशंस रिलीज नहीं होंगी तो वेजाइना के अंदर ड्राइनेस होगी। बहरहाल ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस है। ये किस बंदे में होती है? शोगरन में। तो एसएलई के लोगों में कौन सा शोगरन होता है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि ये ऐसी इसकी वजह से हुआ।
हार्ट के अंदर मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या थी? पेरिकार्डाइटिस। लेकिन हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती हैं, और इसको हम कौन सा एंडोकार्डाइटिस कहते हैं? लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस। सही। ठीक है, नॉर्मली तो लेट सपोज अगर ये हार्ट है ना, और ये लेट सपोज माइट्रल वॉल है, तो नॉर्मली तो ये जो माइट्रल वॉल है लेट सपोज, यहाँ पे जो एंडोकार्डाइटिस होता था तो ये कौन आते थे? बैक्टीरिया आके जमा हो जाते थे ना। और जो हमने बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस पढ़ा था, उसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते थे, क्योंकि बैक्टीरियल वेजिटेशन आके यहाँ पे जमा हो जाती थी। इन लोगों में लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, और लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन इन लोगों में भी होती हैं, लेकिन ये वेजिटेशन इन्फेक्टिव नहीं होती, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन होती हैं। इन लोगों में भी यहाँ पे क्या जमा हो जाता है? वेजिटेशन तो जमा हो गई, गंध जमा हो गया, लेकिन ये गंध कोई बैक्टीरियल प्रोडक्ट, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वाला गंध नहीं है, यानी नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन है। तो लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस ऐसा एंडोकार्डाइटिस जो एसएलई के पेशेंट में होता है, और ये नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन, यानी जो गंध होता है ये नॉन इन्फेक्टिव होता है, किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नहीं होता। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके वहाँ पर डिपा। अच्छा, अब उसकी तो ट्रीटमेंट क्या थी? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम क्या, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्टीरॉइड। हमने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हार्ट में पढ़ा था ना, यस। तो वो इन्फेक्टिव था, यानी बैक्टीरिया की वजह से था, तो हम एंटीबायोटिक देते थे ना। स्टीरॉइड दे, एंटीबायोटिक भी देंगे। स्टीरॉइड क्यों देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे ना, क्योंकि उसमें वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन होती है? बैक्टीरियल, यानी इन्फेक्टिव वेजिटेशन होते हैं, तो आप एंटीबायोटिक दोगे। इन लोगों में तो नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन है, तो एंटीबायोटिक देने का तो कोई फायदा नहीं है, तो इन लोगों में फिर हम स्टीरॉइड देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और ये इन्फ्लेमेटरी उसकी वजह से हुआ, तो हम डिजीज को तो बहरहाल एसिली की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है उसको क्या कहते हैं? लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस, और ये नॉन इन्फेक्टिव, या दूसरे लफ्जों में हम स्टीराइल किसे कहते हैं? साफ चीज को। स्टीरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? तो सर्जरी के सामान को आप उसमें रखते हो, स्टीरलाइज करते हो, मतलब साफ करते हो, पैथोजेन फ्री करते हो, तो स्टीराइल साफ चीज को कहते हैं। तो इन लोगों में जो वेजिटेशन होती है, ये कौन सी वेजिटेशन होती है? स्टीराइल, यानी साफ, यानी इसमें कोई बैक्टीरियल कंपोनेंट या वो नहीं होता, यानी नॉन इन्फेक्टिव, या जिसको हम स्टीराइल वेजिटेशन कह सकते हैं। लंग्स का पेरेन्काइमा, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस अगर जाके लंग्स के पेरेन्काइमा में, यानी लंग्स का अपने अंदर जो टिश्यू है उसके ऊपर एक तो लंग के की प्लूरल के, वो तो ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। लंग के अंदर जो पेरेन्काइमा है अगर वो हो जाए तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये बहुत रेयर है। जीआईटी में मेजेंटेरिक इस्कीमिया, ये आपके पास लेट सपोज स्टमक है ना, ये जुजिनम, हाँ ये जुजिनम, और ये इलियम, और ये आपके पास एसेंडिंग कोलोन, या ट्रांसवर्स कोलोन, या डिसेंडिंग कोलोन। अब मुझे बताओ इन जो आपके पास वो हैं इंटेस्टाइन है, इनको ब्लड की सप्लाई हो रही है ना, तो लेट सपोज ये ब्लड वेसल है, इसलिए में तो वस्कुलाइटिस भी होता है ना, तो अगर ये वस्कुलाइटिस की वजह से ये ब्लड वेसल वो हो जाएं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस एरिया को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस बंदे को ठीक है, मेजेंट्री, ये जो लंग्स के ये इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द मेजेंट्री की एक लेयर होती है। बहरहाल द मेजेंटेरिक इस्कीमिया होगा, ठीक है। मेजेंटेरिक, ये जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन को सपोर्ट देने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम मेजेंट्री कहते हैं। तो मेजेंट्री के अंदर इन्फ्लेमिया वो होगी, इस्कीमिया होगी, क्योंकि ब्लड वेसल बंद हो गया वस्कुलाइटिस की वजह से, तो मेजेंट्री को ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, इंटेस्टाइन को बंद हो गई, तो मेजेंटेरिक इस्कीमिया होगा। किस वजह से? वस्कुलाइटिस की वजह से। तो ये बंदा किस कंप्लेंट के साथ आएगा? और पार रेक्टल ब्लीड। और ये पेन कब ज्यादा होगी? खाना खाने के बाद, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद आपके इंटेस्टाइन ने काम करना है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए? ब्लड, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसके थ्रू आएगी? ब्लड। और ब्लड तो वेस्कुलाइटिस की वजह से ब्लड आ नहीं रहा, वेसल बंद है, तो इसलिए लोग एब्डामेन भी नो पार रेक्टल ब्लीड हो। बोन में तो मैंने पढ़ाया कि एओस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द मोरल हेड। अब ये कैसे केस आएगा?
अगर आप देखो ना अक्सर जो है पेशेंट फीमेल होगी क्योंकि 9:1 है और अक्सर क्या होगी 20 to 40 to 50 नहीं मतलब यंग रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल होगी। यहाँ पे कंप्लेन क्या है फीवर आर्थराइटिस ऑफ द फिंगर एंड फीट और मेलर रैश और डिस्कॉइड रैश और ओरल एंड नेजल अल्सर ऊपर हमने पढ़ लिया ना ये सारी चीज़ें किसमें एसिली में। फीवर कौन सा सिम्टम था कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम था फीवर मेलेज नराक्सिया वेट लॉस ठीक है। मेलर रैश तो बहुत स्पेसिफिक है इसके लिए एसिली के लिए और ये स्पेयर एसिली वाला जो मेलर रैश होता है स्पेयर्स द नेजोलेबियल फोल्ड। अच्छा दूसरा केस वो आएगा कि एक यंग फीमेल है टॉनिक क्लोनिक फिट्स के साथ आई जो कि 40 मिनट तक उसको फिट्स हो रहे थे साथ में उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्रोटीनूरिया भी है। आप बताओ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो हमने पढ़ लिया होगा प्रोटीनूरिया क्यों है लूपस नेफ्राइटिस हो गया है लूपस ने डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी ने लूपस ने एसिली ने किडनी को भी डैमेज कर दिया है इसलिए किडनी जो प्रोटीन को फिल्टर नहीं होने देता था अब वो डैमेज हो गया है तो प्रोटीन खुलेआम फिल्टर होकर यूरिन में जा रहा है यानी प्रोटीनूरिया इसका मतलब ग्लोमेरुलर की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई तो वो भी डैमेज की है एसिली ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी किया है और फिट्स क्यों हो रहे हैं लूपस सेरिब्राइटिस हमारे ब्रेन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा रहता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं तो सेरिब्रम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना सेरिब्राइटिस। इसके अलावा एक और केस आ सकता है प्रोग्रेसिव डेस्निया। अब डेस्निया क्यों प्लूराइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन की वजह से या ILD की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हाँ चेस्ट पेन को क्या कहते हैं प्लूरेसी स्टोनी डल परकशन है ऑन द चेस्ट ये स्टोनी डल परकशन कब होगी प्लूरल इफ्यूजन। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड आ जाए ना तो आप जब उसको परकस करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पत्थर को वो कर रहे हो क्योंकि फ्लूइड आ गया ना। इसके अलावा आपने इन्वेस्टिगेशन की तो HB कम था यानी क्या था एनीमिया। अब उसने आपको डायरेक्ट ये नहीं बताया कि हिमोलिटिक एनीमिया था उसने आपको साथ में बिलिरुबिन ज्यादा दे दिया और LDH ज्यादा दे दिया इसका मतलब क्या है ये हिमोलिटिक एनीमिया है क्योंकि HB कम है मतलब एनीमिया है। बिलिरुबिन क्यों ज्यादा बिलिरुबिन तो तभी ज्यादा हो सकते हैं अगर सेल टूट रहे हो यानी हिमोलिसिस हो रही हो और जब हिमोलिसिस होती है तो सेल के अंदर से LDH भी निकलता है तो ब्लड में LDH हो ज्यादा होगा और रेड ब्लड सेल जब टूटता है तो उससे हीमोग्लोबिन भी निकलता है और हीमोग्लोबिन से फिर बिलिरुबिन बनता है तो इसलिए बिलिरुबिन भी ज्यादा होगा ब्लड में LDH भी ज्यादा होगा इसका मतलब हिमोलिसिस हो गया। अच्छा और आपने क्या क्लू दिया उसने आपको RBC कास्ट इन द यूरिन इसका मतलब हिमाचोरिया मतलब ये है कि इस बंदे की किडनी की जो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो भी अंडर अटैक है इसलिए ब्लड से रेड ब्लड सेल निकल रहे हैं और वो जब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से गुजरते हैं तो वो रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं ये कास्टेड हो जाते हैं इनसे कास्ट बन जाते हैं कास्ट। तो आप यूरिन में आपको रेड ब्लड सेल्स के कास्ट नजर आ रहे हैं समझ आइए इसका मतलब किडनी की इन्वॉल्वमेंट तो चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट किडनी की इन्वॉल्वमेंट और ब्लड की इन्वॉल्वमेंट और यंग और फीमेल ठीक है। तो ये एसिली। अब ट्रीटमेंट है वो जो मेलर रैश था ना या अगर डिस्कॉइड रैश हो मेलर रैश एक्यूट था और डिस्कॉइड रैश क्रॉनिक था पर उसके लिए हम टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं यानी ऊपर लगाने वाली स्टेरॉइड। इसके अलावा फोटोसेंसिटिविटी को कम करने के लिए सन ब्लॉक एलोपेशिया के लिए नॉन स्कारनिंग एलोपेशिया के लिए भी हम टॉपिक क्योंकि देखो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आए हैं और उसने वहां पे जब क्या करवा दिया इन्फ्लेमेशन की इन्फेक्शन तो ना कहो ना इन्फेक्शन तो जब बैक्टीरिया आता है वायरस उसको इन्फ्लेमेशन तो स्टेरॉइड क्या है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इनका होता है तो इसलिए टॉपिकल स्टेरॉइड। इसी तरह ओरल और नेजल अल्सर में हम क्लोरोक्वीन देते हैं लेकिन ये क्लोरोक्वीन कौन सा वाला क्लोरोक्वीन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। याद रखो HCQ आप एसएलई के सारे पेशेंट्स को देते हैं एसएलई के सारे पेशेंट प्रेगनेंसी में भी ये सेफ है HCQ
तो HCQ फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ SLE, ये तो सारी उम्र HCQ तो कहेगा। HCQ का साइड इफेक्ट क्या है? सी से आप क्या कर, सी आप कहाँ से करते हो? माउथ। सी आप कहाँ से करते हो? सी आई कैन सी यू, सी आप कहाँ? आई से। तो ये रेटिनाइटिस करवाता है। सही। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि HCQ का एक बड़ा साइड इफेक्ट आंखें, तो इसका आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से हर 1 साल बाद आंखों का चेकअप करवाना है, क्योंकि HCQ सी में मसले पैदा कर सकता है, रेटिनाइटिस रेटिना की वो करवा सकता है। समझ आई है? तो ये क्लोरोक्वीन, कौन सा क्लोरोक्वीन है? HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। सही। सही है ना? हाँ। ये हाइड्रोक्सी कर लो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये हम देते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है? ये एक डिमार्ड है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग है। तो SLE में आप कौन सा डिमार्ड यूज करते हो? HCQ। एनाल्जीसिया एज ए पेन किलर हम एनसेड्स देते हैं। अगेन एनसेड्स क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, इन लोगों में तो इन्फ्लेमेशन होती है। अगेन आप क्लोरोक्वीन भी देते हो। किस चीज़ की बात हो रही है ये? जॉइंट्स की। तो मैंने आपको बताया ना कि HCQ फॉर ऑल, क्योंकि HCQ आपके इन अल्सर्स के में भी काम करती हैं, इन रैश में भी काम करती हैं, जॉइंट पेन में भी काम करती हैं। ठीक है? तो HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन फॉर ऑल। अगर हेमाटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्या मतलब? इनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया या सारे यानी पैनसाइटोपिनिया, तो आप फिर स्टेरॉइड देते हो। और ये 1 mg पर kg यानी अगर पर डे, अगर कोई बंदा 60 किलो का है तो आप उसको एक दिन में कितना दोगे? 60 mg दोगे। 1 mg पर kg पर डे, 60 mg पर डे। अगर ये कौन सा डोज है? लो डोज है या हाई डोज? ये हाई डोज। आप ओरल प्रेडनिसोलोन दोगे हाई डोज यानी 1 mg पर kg। इसके अलावा आप PPI भी ऐड करोगे। स्टेरॉइड जो है ये क्या करती हैं? स्टमक अल्सर करवाती हैं अगर लंबे अरसे तक ज़्यादा डोज में यूज़ की जाए तो। इसलिए आप साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल भी देते हो। इसके अलावा ये स्टेरॉइड क्या करती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। इसलिए साथ में आप बिसफॉस्फोनेट भी दोगे। बिसफॉस्फोनेट क्या करेंगी? ऑस्टियोपोरोसिस को स्टॉप करेंगी। आप स्टेरॉइड दे रहे हो ना, तो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं। तो ऐसा ना हो कि इस बंदे में आप उधर SLE को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड दे रहे हो, ऊपर से इसकी हड्डियां कमजोर हो जाए और फ्रैक्चर हो जाए हड्डियां। तो आप साथ में प्रोटेक्शन के लिए, बोन प्रोटेक्शन के लिए बिसफॉस्फोनेट देते हो, स्टमक प्रोटेक्शन के लिए PPI देते हो, ओमेप्राजोल। ठीक है? मिसाल के तौर पर एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट क्या है? ये एक बिसफॉस्फोनेट है, या बोन प्रोटेक्शन के लिए देते हो। फॉलो अप करते हुए एवरी 2 वीक। और फिर ये जो आपने प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करवाए थे ना 1 mg पर kg, ये आप फिर आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हो, यानी 60 mg से 50 mg पे पहले करते हो, फिर 40 mg पे, फिर इस तरह आहिस्ता टेपर ऑफ मीन डोज को कम करना, टेपर ऑन डोज ज़्यादा करना, टेपर ऑफ डोज कम करना। 3 से 6 महीनों में आप आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करोगे। टारगेट डोज क्या होगा? 5 से 10 mg पर डे। ये तो ये लोग फिर लंबे अरसे तक 5 से 10 mg पर डे। शुरू आपने कितने से की थी? 1 mg पर kg। अगर 60 किलो का होगा तो 60 mg, और आप यहाँ पे 5 से 10 पे ले आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने टेपर ऑफ करना है। पुअर प्रोग्नोस्टिक यानी खतरनाक या तशवीशनाक चीज़ें कौन सी हैं SLE के पेशेंट में? अगर लूपस सेरेब्राइटिस हो जाए या लूपस नेफ्राइटिस हो जाए, मतलब किडनी इन्वॉल्व हो गई है ना, तो अब ये पुअर प्रोग्नोस्टिक है। लूपस सेरेब्राइटिस और लूप नेफ्राइटिस में फिर आप क्या करते हो? क्यूरेटिव। अब यहाँ इनकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर किसी बंदे को लूपस नेफ्राइटिस हो जाए या लूपस सेरेब्राइटिस हो जाए, तो आप एक तो पल्स स्टेरॉइड थेरेपी, पल्स स्टेरॉइड थेरेपी किसे कहते हैं? मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हो आप इंजेक्टेबल 1 ग्राम दिन में एक दफ़ा फॉर 3 to 5 डेज। 1 ग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन आज, 1 ग्राम कल, 1 ग्राम परसों, 1 ग्राम तरसों, 1 ग्राम तरसों, 5 दिन, 3 से 5 दिन इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन। फिर उसके बाद फिर ओरल प्रेडनिसोलोन। 3 से 5 दिन आपने इंजेक्टेबल मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिए। इसको हम क्या कहते हैं? पल्स स्टेरॉइड थेरेपी।
सही है। सही। तो एक किसको ये देते हैं, अगर किसी एसिली के पेशेंट में अगर आपको कह दे कि प्रोटीन्यूरिया है या हेमाचोरिया है, बिल्कुल सही है, या वो बता दे कि किडनी इन्वॉल्व हो गई है, नेफ्राइटिस हो गया। कौन सा नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन है? लूपस। DPGN, DPGN। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर, मैं इसको इस तरह कहता है, डी से है ना, तो DPGN डेर कॉमन, डेर खतरनाक इन द एसिली पेशेंट। सही। इसके अलावा आप साथ में स्टेरॉइड, पल्स स्टेरॉइड थेरेपी के साथ साथ आप डमार्ड भी देते हो, यानी इम्यूनोमोडुलेटर। वो कौन सा है? IV साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है। सही। साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट क्या है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मीन ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर को ये इन्फ्लेम भी करता है और वहाँ से ब्लीडिंग भी करवाता है। इसको क्या कहते हैं? हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये इसका साइड इफेक्ट है। किसका? ये साइक्लोफॉस्फेमाइड का। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है? एक डमार्ड है, आप किस पेशेंट को देते हो? अगर एसिडी के पेशेंट में नेफ्राइटिस या सीरिब्राइटिस, किडनी या ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो पल्स स्टेरॉइड थेरेपी के साथ साथ आप IV साइक्लोफॉस्फेमाइड भी देते हो। साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ब्लैडर के दीवार के अंदर इन्फ्लेमेशन भी करता है और वहां से ब्लीडिंग भी करवाता है। तो ब्लीडिंग यानी हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो इस बंदे को हेमाचोरिया हो रहा है क्योंकि ब्लैडर से वो होता है। समझ आई है? तो इसलिए ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी होता है अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड की बंदा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करे। ब्लैडर के लिए साइक्लोफॉस्फेमाइड नुकसानदेह है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हम इनफर्टिलिटी भी करवाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये पॉइंट ये भी याद रखिए कि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे एसिली एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना, तो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाए तो आप क्या देते हो? साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हो। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक डमार्ड है, मीथोट्रेक्सेट एक डमार्ड है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक डमार्ड है, ठीक है, ये आप देते हो। वेरिएंट्स ऑफ एसिली, कौन आवाज रोका? एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड एसिली, ये किसी ड्रग के साइड इफेक्ट के तौर पर होता है। जब आप ड्रग बंद करते हो तो खत्म हो जाता, तो ये एसिली भी ठीक हो जाता है। तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एसिली यूजुअली HIPA, हिपा, इन ड्रग्स की वजह से होता है। H से क्या है? हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन कौन से लोग यूज़ करते हैं? ये एंटी हाइपरटेंसिव हैं, लेकिन ये वो लोग यूज़ करते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट का जो आफ्टर लोड होता है ना, उसको कम करती हैं। तो हार्ट पे ये लोड को कम करती हैं। तो अगर आपको वो केस बना के दे और वो हार्ट का पेशेंट है और उसमें एसिली वाले फीचर्स हैं, आर्थ्रेल्जिया हैं, ठीक है, फीवर हैं, मेलर रैश हैं, तो हार्ट का पेशेंट कौन सी दवाई यूज कर रहा होगा जिसकी वजह से हाइड्रोलाजीन? आई से आइसोनियाजिड, तो टीबी वाला बदला, पेनिसिलामिन, पी से पेनिसिलामिन, ये भी एक डमार्ड है। पहले यूज होता था, आजकल ये यूज नहीं होता। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ए से अल्फा मिथाइल डोपा, सही है, ये ड्रग इंड्यूस्ड एसिली करवाती हैं। याद रखो, ड्रग इंड्यूस्ड एसिली में किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारे फीचर्स होते हैं, ये दो इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी। ये ड्रग इंड्यूस्ड एसिली के लिए सबसे स्पेसिफिक है, 100%। अगर आपको शक है कि इस बंदे को हाइड्रोलाजीन की वजह से ये मसले हैं, तो आप कौन सी एंटीबॉडी चेक करोगे? एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी। ये ड्रग इंड्यूस्ड एसिली के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में एसिली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट आप प्रेगनेंसी में भी मैंने आपको बता दिया ना, HCQ फॉर ऑल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सेफ है प्रेगनेंसी में भी। तो एसएलई के सारे पेशेंट HCQ यूज करेंगे क्योंकि सेफ है, और आप स्टेरॉइड भी दे सकते हो प्रेगनेंसी में, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास एक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की हम बात करते हैं। अच्छा, एक और क्या थी? एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। एसिली के 30% लोगों में ये वाला मसला भी होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड। जी सर, एसिली की वजह से शोग्रेन सिंड्रोम होता था, तो एसिली की वजह से 30% लोगों में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी होता है।
जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है ना, इन एपीएस, इन लोगों में थ्रोम्बोटिक टेंडेंसीज होती हैं, क्लाट्स बनते हैं। तो एक यंग फीमेल है और उसको स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक किस वजह से होता है? ये क्लाट की वजह से ना, यस। कि ब्रेन को जो ब्लड वेसल जा रही है उसके अंदर क्या हो जाता है? क्लाट। तो इसलिए स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट को जो ब्लड वेसल जा रहे हैं उसमें अगर क्लाट हो जाए तो एमआई। बिल्कुल। तो एक यंग फीमेल जिसको एमआई हुआ, या एक यंग फीमेल जिसको स्ट्रोक हुआ, या एक यंग फीमेल जिसको डीवीटी हुए, डीप थ्रोम्बोटिक, तो आपके जहन में क्या चीज़ आनी चाहिए? एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। ये एक प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन है। इसमें लोगों को थ्रोम्बोटिक टेंडेंसीज होती हैं, यानी क्लाट्स बनते हैं। 30% लोगों में एसएलई के साथ होता है। 70 to 80% में ये प्राइमरी एपीएस होता है, यानी खुद आता है, किसी और बीमारी की वजह से नहीं। 30% केसेस में ये एसएलई के साथ आता है। तो होता क्या है यहाँ पर, अगेन यंग फीमेल में कोआगुलेशन डिफेक्ट होंगे। कोआगुलेशन डिफेक्ट क्या? इन लोगों का एपीटीटी। अब ये क्यों होगा? देखो, जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है ना, इनमें 3 एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, और लूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी। इन लोगों का इम्यून, जिन लोगों में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है ना, उनका इम्यून सिस्टम ये 3 एंटीबॉडीज बनाता है। बस तुमको बस 5 मिनट की। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में क्या होता है? इंसान का अपना इम्यून सिस्टम 3 तरह की एंटीबॉडीज बनाता है। एक है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, दूसरी है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, तीसरी है लूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज जाके वेस्कुलाइटिस करवाती हैं और ये एंटीबॉडीज जाके क्लाट्स बनवाती हैं। इसलिए इस बंदे में आर्टरीज में भी क्लाट बनते हैं, वेन्स में भी क्लाट्स बनते हैं। ठीक है। अब ये जो लूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी है ना, इस एंटीबॉडी की वजह से जब मैं इस बंदे का ब्लड लूंगा और इसका टेस्ट करवाऊंगा एपीटीटी। एपीटीटी तो आपने औजाब में सुना होगा ना, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर सुना है ना। तो ये जो एपीटीटी है ना, गौर से सुनो। जब आप एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम वाले पेशेंट का एपीटीटी करोगे, ये ज़्यादा आएगा। ये किस वजह से ज़्यादा आता है? इस एंटीबॉडी की वजह से। सही है। मैं इसको इस तरह से लूपस से लांग, यानी एपीटीटी इन लोगों की लांग हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये आपके पास कोआगुलेशन डिफेक्ट्स होंगे, इनका एपीटीटी रेज्ड होगा। ठीक है। एपीटीटी क्यों रेज हुआ था? क्योंकि वहाँ पे जो एंटीबॉडी थी। लिविडो रेटिकुलरिस, फिश नेट, मछलियों को पकड़ने वाला नेट आपने देखा है कभी? ये देखो, उस तरह का रैश होगा। ये देख रहे हो? ये जो रैश है ना, ये फिश नेट लाइक पैटर्न का जो रैश होता है, इसको कहते हैं लिविडो रेटिकुलरिस। ये होगा इन लोगों में। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटे छोटे कैपिलरीज और वेन्यूल्स हैं, उनमें भी क्लाट बन जाते हैं। ठीक है। तो लिविडो रेटिकुलरिस पर्पल ब्लू या नेट लाइक मोटलिंग यानी रैश होता है। ओ से ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन यानी रिपीटेड एबॉर्शन। अगेन देखो, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो इस बच्चे को एक ब्लड सप्लाई जा रही होती है ना, अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स के जरिए से इस माँ के अंदर। तो ये एंटीबॉडी है, ये अगर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के अंदर जमा हो जाएं और अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन को क्लॉट कर दें, तो बच्चे को ब्लड की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, बच्चा मर जाएगा और एबॉर्शन हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों में बार बार ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे रिपीटेड एबॉर्शन और टी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसको आपने किससे याद किया? क्लाट से। CLOT। सी से कोएगुलेशन डिफेक्ट, जगह जगह पे क्लाट बनते हैं, एपीटीटी रेजिस्टेंस, एल से लिविडो, ओ से ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, टी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
कोगुलेशन डिफेक्ट से याद रखो कि इन लोगों में आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बस बनेंगे। तो आर्टीरियल थ्रोम्बस की वजह से स्ट्रोक और एमआई, और वीनस की वजह से डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बस डीवीटी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन देखो, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, लूपस एंटीकोआगुलेंट और एंटी बी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दी। सही है। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग इन लोगों को आपने एस्पायरिन देनी, क्योंकि तो ऑटो इम्यूनिटी की सारी उम्र चली गई, तो आप इन लोगों में तो क्लाट्स बनते हैं, तो क्लाट से बचाने के लिए आप एस्पायरिन दोगे। और अगर किसी बंदे को क्लाटिंग, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, बहरहाल ये अब अगर क्लाट ना बनाओ, सिर्फ डायग्नोज हो जाए, सही लेकिन इस बंदे को कोई डीवीटी नहीं हुआ, कोई एमआई, कोई स्ट्रोक नहीं हुआ, कोई इवेंट नहीं हुआ, तो आप सिर्फ एस्पायरिन देते हो। सही लेकिन अगर कोई क्लाट हो जाए, डीवीटी हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो फिर आप वारफरीन देते हो। वारफरीन में नॉर्मली लोगों का आईएनआर कितना होता है? 1। तो 1 तो नॉर्मल होता है, तो आपके पास टारगेट 2 से 3 होगा। आपने इन लोगों का आईएनआर 2 से 3 के दरमियान रखना है। प्रेगनेंसी में तो वारफरीन यूज़ नहीं कर सकते। सही तो अगर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम वाली पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, तो आप वारफरीन को क्या कर दोगे? नहीं समझ नहीं कर सकते। तो वारफरीन बंद कर दोगे, उसकी जगह पे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दोगे। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन कैन बी यूज्ड इन द प्रेगनेंसी, तो आप वो दोगे। वारफरीन तो वो है ना। ठीक है, तो ये आपके पास सारा वो हो गया। ये चीज़ याद रखो कि ANA और अगर पूछे कि मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी है, तो वो क्या है? एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड एंटी स्मिथ। और ड्रग इंड्यूस्ड SLE के लिए कौन सी है? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। और एक्यूट फ्लेयर में क्या क्या चीज़ें होंगी? C3 C5 लो होगा, ESR रेज्ड होगा, और एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी का टाइटर क्या होगा? ज़्यादा होगा ये फ्लेयर में। तो ये आपके पास SLE था।